नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है जिनका टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी है, डीयू है। ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने 10th के बाद में 11th में सब्जेक्ट का चुनाव करना है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वे विद्यार्थी जो अभी 12th में हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इसमें पूरी जानकारी देने वाला हूं कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जाना है तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, कैसे कैसे करना है, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम टारगेट कर रहे हैं। नंबर 2 हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया रहने वाला है इसका। नंबर 3 एडमिशन का प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। जब हम डीयू के अंदर जाने वाले हैं तो क्या क्या रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहली बात तो यदि आप 10th के विद्यार्थी हैं, क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, तो 11th के अंदर आपको सब्जेक्ट ध्यान से एकदम चुनाव करना चाहिए, क्योंकि आप जो 11 12th में सब्जेक्ट लेंगे, जो आपका 12th में सब्जेक्ट होगा, वही सब्जेक्ट आप लेने पड़ेंगे। आपको उसी के आधार पर आपको सब्जेक्ट चुनाव करने पड़ेंगे, यानी उनमें से आप चेंज नहीं कर सकते। आपको उन्हीं सब्जेक्ट का आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। डीयू में स्पेशल चीज़ है, तो डीयू में आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखना है। जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स आपकी होनी चाहिए। सब्जेक्ट जो 12th में आपके होंगे उसी को सीयूटी एग्जाम उसी का आपको देना होगा। तो सब्जेक्ट का चुनाव करते समय बहुत ध्यान देना आपको जरूरी है। ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको डीयू से संबंधित सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आप 12th अपीयरिंग होने चाहिए। रिजल्ट कई बार क्या है आ तो जाता है, लेकिन जैसे इसके फॉर्म भरे जाते हैं फरवरी मार्च में, जब फॉर्म इसके भरे जाते हैं तो उस समय तक आपके एग्जाम नहीं होते, और उसके बाद में रिजल्ट तो आपका आ जाता है। बाद में आपका मई के अंदर इसका एग्जाम जब होता है तो 12th पास कहते हैं, अपीयरिंग पास 12th में आपका होना चाहिए। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, 12th पास होना चाहिए। एज लिमिट आपकी जो है वो मैक्स टू मैक्स नहीं रखी गई है कि भाई मिनिमम मैक्सिमम कितने होने चाहिए, नहीं रखी, कितने एज लिमिट हो सकते हैं, इसके अंदर कोई एज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन और एडमिशन प्रोसेस है इसको हम डिटेल से समझते हैं, इसके अंदर कैसे क्या प्रोसेस है। जैसे आप सीयूटी का एग्जाम, भाई आपने 11 12th में आपका जो सब्जेक्ट लेना है वो आपने ले लिया, उसके बाद में अब सीयूटी का आपको एग्जाम देना है। तो सीयूटी का एग्जाम जब आप देते हैं तो आप फरवरी के अंदर जैसे ही सीयूटी का फॉर्म भरे जाते हैं तो आपको फॉर्म भरना होता है। उसके बाद में आपका मई के अंदर एग्जाम होता है, एग्जाम देना होता है। एग्जाम जब आप दे देते हैं तो एग्जाम के बाद में आपका सीयूटी का एक स्कोर कार्ड होता है। जैसे ही आपका वो स्कोर कार्ड आ जाता है उसके बाद में आपका एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है। स्कोर कार्ड हो गया और एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है। जब एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है तब आपको क्या करना पड़ता है। एडमिशन के प्रोसेस शुरू होता है तब आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिएगा, एडमिशन का जब प्रोसेस होता है तो एडमिशन के लिए आपको ये एडमिशन कैसे मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश सीयूटी यूजी एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। आपका सीयूटी यूजी में जो स्कोर होगा उसके आधार पर आपका एडमिशन होगा। नंबर 2, जैसे ही एडमिशन, इसका मतलब ये नहीं कि सीयूटी का आपने एग्जाम दे दिया तो आपका डीयू के अंदर एडमिशन हो गया। सीयूटी का एग्जाम देने के बाद में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उसका नाम है CSAS पोर्टल। क्या नाम है उसका? CSAS पोर्टल है। वहाँ ये CSAS पोर्टल क्या है, जून के अंदर खुलता है, जैसे अभी खुला हुआ है। तो CSAS पोर्टल जैसे ही खुलता है तो वहाँ पर आपको अपने आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, चाहे भले ही आपका सीयूटी का रिजल्ट ना आए। जैसे सीयूटी यूजी 2024 का भी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन बच्चे उसमें जैसे ये पोर्टल ओपन हो जाता है रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है इसके अंदर? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो पूरा एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में कौन कौन से स्टेप होते हैं। फेज फर्स्ट जो होता है, अप्लाई करना होता है आपको डीयू के अंदर कि भाई डीयू के अंदर मुझे एडमिशन लेना है। उसके बाद में सेकंड जो फेज होता है उसके अंदर आपको प्रोग्राम और कॉलेज का प्रेफरेंस भरनी पड़ती है कि भाई जैसे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप क्या करना चाहते हैं। बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं तो किस में करना चाहते हैं, बीएससी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो किस में करना चाहते हैं, आप बीकॉम करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं, बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हैं तो कहाँ करना चाहते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन क्या है। तो आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ती है प्रोग्राम और कॉलेज की। अब आपको कि सर ये प्रोग्राम और कॉलेज हमें कैसे पता चलेगा, ये प्रोग्राम और कॉलेज क्या होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तीसरा क्या है, फेज 3। फेज 3 के अंदर क्या होगा जो ये फेज 3 होगा, इस फेज 3 में आपको अलोकेशन कम एडमिशन, यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाता है, सीट अलॉटमेंट हो जाती है, आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाती है। और इसमें कई मतलब राउंड चलते हैं। फर्स्ट राउंड में जो टॉप रैंकर वाले होते हैं उनका आता है, सेकंड राउंड होता है तो उसमें कई बार हमें फर्स्ट राउंड में नहीं आता, सेकंड राउंड में हमारी मनपसंद कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाती है, हमारा प्रोग्राम मिल जाता है। कई बार थर्ड राउंड में आ जाता है। कई बार जो राउंड ज़्यादा चलते हैं वेट भी थोड़ा हमें करना होता है। अपग्रेड का ऑप्शन भी आता है कि भाई हम चाहते हैं कि जिस भी हमने जो कोर्स हमने प्रोग्राम लिया है उसमें
उसमें हम चाहते हैं कि भी हमारा लोक नहीं हो, अभी हमारा एडमिशन अपग्रेड भी हो जाए। जैसे हमने और जो अच्छी कॉलेज है हमारे उसके अंदर हमारा हो रहा है, मान लो कि वहाँ पे कोई विद्यार्थी नहीं मिला तो हमारा हो रहा, तो अपग्रेड का ऑप्शन भी हम उसमें रख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये रहता है आपका रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में यूनिवर्सिटी में अप्लाई होता है, फिर प्रेफरेंस और प्रोग्राम हमें भरना पड़ता है, फिर हमें एडमिशन मिल जाता है। एप्लीकेशन की फीस क्या रहती है? जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल है, ईडब्ल्यूएस जो है उनकी 250 रुपये। अभी 2024 की मैं बात करूँ तो 2025 का जो एग्जाम होगा उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। SC ST PW BD के 100 रुपये है। BFA BSc PHES या यानी स्पेशल कोई कोर्स करता है तो उसकी जो फीस है वो 400 रुपये। ये नॉन रिफंडेबल है, यानी आप एडमिशन ड्यू में लो या न लो, ये पैसे आपको वापस नहीं मिलने वाले। उसके बाद में एक और खास बात, नोट, अभ्यर्थी के लिए CUT UG परीक्षा में उन विषयों में उपस्थित होना अनिवार्य है जिनमें वह 12th के अंदर था। यानी आपको CUT उन्हीं में देना है जो 12th में थे। जैसे मान लो आपके साइंस में के अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थे तो आपको इन्हीं में CUT देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो इसमें देना है। कॉमर्स में जैसे अकाउंट्स BST इकोनॉमिक्स है तो इसमें देना है। अकाउंट्स BST मैथमेटिक्स है तो इसमें आपको CUT देना है। ठीक है, तो यानी वो सब्जेक्ट आपके होने जरूरी है जो 12th में, उन्हीं में CUT का एग्जाम आपको देना है, दूसरे में नहीं देना है। अब यहां पर जब एडमिशन प्रोसेस हम पढ़ते हैं तो एडमिशन प्रोसेस में दो चीजें मैंने कहा कि हम आपको बताएंगे। नंबर एक तो प्रेफरेंस और प्रोग्राम और कॉलेज, ये कहां पर देखें, कैसे देखें, है ना, कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से प्रोग्राम और कॉलेज जो ड्यू है जिसमें एडमिशन हमें देती है। और नंबर 2 सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है कैसे हमें लेना होता है, ये दोनों चीजें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस और प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम की प्रेफरेंस और कॉलेज है वो कौन कौन सी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए एक वेबसाइट पे हमें जाना पड़ता है जिसका नाम है exams.nta.ac.in और /CUT UG, ये वेबसाइट पे जाना है। जैसे हम वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो ऊपर आइकन दिखाई जाता है उस आइकन में यूनिवर्सिटीज़ के आइकन पर हमें क्लिक करना होता है। यूनिवर्सिटीज़ के आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के लोगो दिखाई देते हैं, उनमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगो पर हमें क्लिक करना होता है। ये कैसे कैसे होता है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर जाते ही आपको यूनिवर्सिटीज़ दिखेगी। वेबसाइट पे जाते ही आपको क्या करेंगे, यूनिवर्सिटीज दिखेगी, जैसे ये नाम दिखेगा आपको यूनिवर्सिटीज पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ये तो आपका मेन आइकन है जो जैसे आप exams.nta.ac.in CUT UG लगाओगे तो आपको इस तरह से आपको वेबसाइट दिखेगी। इस वेबसाइट में यूनिवर्सिटीज पर जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करने के बाद में ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज दिखेगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी दिखेगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तब नीचे आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने स्क्रॉल करके उसी का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, यानी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको दिखा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से प्रोग्राम इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। अब ये मेरा स्क्रीनशॉट है तो आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको पूरा ये लिखित में मेरे पास है और पूरा मैंने नहीं लिखा है, मुझे तो समझाना आपको, मुझे बता दिया कि कैसे ये मिलेगा आपको। जैसे आप प्रोग्राम में यहां पर जाएंगे तो आपको सारे प्रोग्राम दिख जाएंगे, सारे प्रोग्राम दिख जाएंगे, है ना। बहुत लंबी लिस्ट है तो मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है। प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है exams.nta.ac.in CUT UG पे, यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है, वहां पर DU का जो लोगो है उस पर क्लिक करना है, ये बता दिया। तो यहाँ पूरे प्रोग्राम दिख जाएंगे। कैसे दिखेंगे, इस तरह से दिखेंगे, डिग्री, प्रोग्राम, कोर्स ऑफर, डोमेन, जनरल, ऑप्शनल लैंग्वेज और मैप टू द प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम और रिमार्क, ये दिखेगा। अब ये आपको दिखाई नहीं देगा तो कुछ के मैं टाइप करवा करके लेके आया हूँ जो आपको बढ़िया तरीके से दिख जाए कैसे कैसे प्रोग्राम और कोर्स है। ये देखिए, प्रोग्राम, कोर्स ऑफर, डोमेन, जनरल टेस्ट, ऑप्शनल लैंग्वेज, मैप टू द प्रोग्राम्स, एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। अब ये मैं सारा समझाता हूँ, ये मैंने सारे नहीं रखे, कुछ लिमिटेड रखे। आप जब इसमें मैंने आपको तरीका बता दिया, जब जाओगे तो आपको सारा दिख जाएगा, सारे प्रोग्राम और कोर्स दिख जाएंगे। सबसे पहले डिग्री की बात करते हैं। अगर आप BSc ऑनर्स करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, BSc ऑनर्स करना चाहते हैं और किस में करना चाहते हैं, बॉटनी के अंदर करना चाहते हैं। अगर आप BSc ऑनर्स जूलॉजी के अंदर करना चाहते हैं, अगर आप BSc ऑनर्स केमिस्ट्री के अंदर करना चाहते हैं, अगर आप BSc ऑनर्स फिजिक्स में करना चाहते हैं, तो ये आपको क्या क्या चाहिए होता है इसमें, तो मैं एक बार ये बता देता हूं आपको। BSc ऑनर्स केमिस्ट्री में अगर आप करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऊपर आपने देखा होगा ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डोमेन, जनरल, ऑप्शनल लैंग्वेज कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे अब जो विद्यार्थी जिनको कुछ भी नहीं मालूम है वो सोच रहा है कि डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब यहाँ पर ये होता है आपका जो 12th के जो सब्जेक्ट है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं ना, उनको डोमेन बोला जाता है। CUT की भाषा में इसको हम बात करें तो डोमेन बोला जाता है। और CUT के अंदर टोटल जो डोमेन है 27 थे और 2 और इंक्रीज करके टोटल 29 डोमेन हो गए। टोटल कितने हो गए, 29 डोमेन हो गए। तो डोमेन में से आपको चुनाव करना है। डोमेन में अगर आप क्या करना चाहते हैं, केमिस्ट्री से ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपके फिजिक्स होना चाहिए 12th क्लास के अंदर और CUT का एग्जाम फिजिक्स में आपको देना है।
केमिस्ट्री का एग्जाम आपको देना है, सॉरी केमिस्ट्री आपकी होनी चाहिए। नंबर 2 मैथमेटिक्स होनी चाहिए या अप्लाइड मैथमेटिक्स होनी चाहिए, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स आपकी होनी चाहिए, इसका भी आपको सीयूटी में सब्जेक्ट लेना है। और उसके बाद में आपका एनी वन लैंग्वेज, यहां लैंग्वेज का मतलब क्या है, लैंग्वेज का मतलब क्या है, 13 लैंग्वेज होती है टोटल लैंग्वेज, 13 लैंग्वेज में एग्जाम होता है और 13 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। लैंग्वेज में मोस्टली जो विद्यार्थी हिंदी इंग्लिश में जो भी लेता है वो लेता है, एक लैंग्वेज आपको लेनी होती है, चाहे हाँ तो आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, वो लैंग्वेज आपको लेनी होती है। तो 13 लैंग्वेज में होता है तो उसमें कोई भी आप लैंग्वेज एक ले सकते हैं। तो डोमेन यहां पर एक हो गया, 2 हो गया, एक मैथमेटिक्स, 3 डोमेन हो गया, एक लैंग्वेज हो गया। अब आप कहोगे सर यहां पे एक जीटी यानी जनरल टेस्ट कहते हैं वो तो लिखा हुआ ही नहीं। अगर आपको बीएससी ऑनर्स करना है तो यहां पर आपको जनरल टेस्ट की रिक्वायर नहीं है, नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी नहीं है, जनरल टेस्ट की रिक्वायर नहीं है। लेकिन फिर भी जिस विद्यार्थी को भले ही बीएससी ऑनर्स करना हो, बीकॉम करना हो या उसको आर्ट्स में कोई प्रोग्राम करना हो, ह्यूमैनिटीज में कोई प्रोग्राम करना हो, फिर भी वो जनरल टेस्ट इसलिए देता है ताकि वो मल्टीपल प्रोग्राम या कोर्स को टारगेट कर सके। मान लो कि उसका इसमें नहीं होता है तो जिसमें जीटी के माध्यम से जनरल टेस्ट के माध्यम से होता है तो कम से कम उसमें अप्लाई तो कर सके, अगर मान लो वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरे में वो कम से कम अपनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम तो कर सके, इसलिए जनरल टेस्ट भी विद्यार्थी देते हैं। तो कुल मिलाकर के एक तो लैंग्वेज हो गई, 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट हो गए और एक हो गया जनरल टेस्ट है। तो टोटल कितने हो गए, 3 4 1 5, टोटल 5 आपको बेसिक आपको ले लेना चाहिए, सीयूटी के अंदर एग्जाम देने चाहिए। अब ये तो मैंने एक एग्जाम्पल देके बताया, यहां पर देखो क्या लिखा था, प्रोग्राम कौन कौन सा है, फिर डोमेन, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज लिखा हुआ था, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। जैसे मैं केमिस्ट्री ऑनर्स की बात करता हूँ, कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर वो फिजिक्स ऑनर्स में, अगर सॉरी केमिस्ट्री ऑनर्स में उसको अगर डिग्री लेनी है तो उसको सीयूटी एग्जाम में क्या क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फिजिक्स उसके होना चाहिए, केमिस्ट्री उसके होना चाहिए, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होने चाहिए। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द सीयूटी स्कोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द अबोव मेंशन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। कैंडिडेट मस्ट अबोव ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 30% स्कोर इन एनी वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज भी आपको लेना है, मिनिमम 30% उसमें होना चाहिए। लिस्ट ए इन द सीयूटी, लिस्ट ए इन द सीयूटी, यहाँ पे इस लिस्ट ए का मतलब क्या है, आपके पास 2 लिस्ट दे रखी होती है, लिस्ट ए और एक लिस्ट बी दे रखी होती है। तो वहां लिस्ट में से कौन सी लैंग्वेज है, मैं लिस्ट भी आपको दिखा दूंगा कि कौन सी लिस्ट इसके अंदर होती है। तो कुल मिलाकर के आपके 12th में जो सब्जेक्ट है वो वही सब्जेक्ट होना चाहिए, उन्हीं का डोमेन आपको देना, दूसरे का नहीं देना है। जो एग्जाम दोगे सीयूटी का 12th में जो सब्जेक्ट है उसका आपको देना ही देना है। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो क्यों, अगर आप मान लो कि वो आप अगर नहीं तो फिर मेरिट इसके आधार पर बनेगी, आप पीछे रह जाओगे उसके अंदर, मेरिट आपका इस कॉम्बिनेशन के आधार पे बनेगी। ठीक इसी तरह से बीएससी के अंदर बीएससी ऑनर्स आपको फिजिक्स में करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स और एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। इसमें भी वही क्राइटेरिया रखा गया है, सेम क्राइटेरिया रखा गया है, 30% वाला वो रखा है। यहाँ पर लिस्ट ए एक दे रखा, आपको लैंग्वेज में से लिस्ट ए देगा। मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूँ लिस्ट ए क्या होती है, ताकि लिस्ट ए वाला आपको दिमाग में चीज़ नहीं रही। लिस्ट ए लिस्ट ए एंड सेक्शन लिस्ट ए में फर्स्ट ए और बी दे रखा है, इसमें से कोई आपको लैंग्वेज लेनी है। और मैं इसको बेहतर तरीके से बताऊं तो लैंग्वेज अलग अलग से आपको बताऊं तो लिस्ट ए के अंदर आपका ये लैंग्वेज आती है, ये ड्यू का जो है उसके अंदर ये लिस्ट ए है, ये जो ड्यू का जो ब्रोशर है उसके अंदर ये ले रखा है लिस्ट है। इस लिस्ट ए के अंदर जो लैंग्वेज है इनमें से कोई भी आपको एक लैंग्वेज लेनी होती है, कोई भी एक लैंग्वेज आपको लेनी होती है। ये 2024 का जो है उसके अंदर लिखा हुआ है, इनमें से लिस्ट ए में से कोई भी आपको एक लैंग्वेज लेनी होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ये जो कोर्स है, मैंने कुछ दिखाए केवल स्पेसिमेन के लिए, बाकी बहुत सारे कोर्स है मैंने कहा ना। जैसे बीएससी का मैंने आपको एक एग्जांपल देके बता दिया, एक बीकॉम का एग्जांपल देके बता दिया। अगर आपको बीकॉम ऑनर्स की डिग्री लेनी है और बीकॉम ऑनर्स आपको करना है तो आपको एनीवन फ्रॉम द सेक्शन ए, यानी सेक्शन ए में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेनी है। उसके बाद में मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स होनी चाहिए, या फिर अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग या फिर एनी 2 फॉर सेक्शन सेकेंड, एनी 2 फॉर सेक्शन सेकंड। अब सेक्शन सेकंड क्या होता है भाई, सेक्शन सेकंड क्या होता है सेक्शन सेकंड की हम बात करेंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, सीयूटी एनी द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एनी वन लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज। और उसके बाद में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स या एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच ऑफ द लिस्ट वन, लिस्ट B1। यहां बड़ा कंफ्यूजन है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर लिस्ट B1 क्या है और लिस्ट B2 क्या है, लिस्ट B1 क्या है और लिस्ट B2 क्या है। अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो आपको एक लैंग्वेज लेना है। उसके बाद में सीयूटी का जो आप एग्जाम देते हैं तो लिस्ट
यहां पर जो लिस्ट B1 लिखा हुआ है और एक होगी लिस्ट B2। लिस्ट B1 में आपको कम से कम ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये जो सब्जेक्ट दे रखे ना, एटलीस्ट वन शुड बी लिस्ट B1 और कॉम्बिनेशन सेकंड एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A और अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, ये इनमें से कोई भी ले सकते हैं। और 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द एटलीस्ट शुड बी द लिस्ट B1। B1 में से आपको कितना लेना है, कम से कम 2 सब्जेक्ट लेना है। अब मैंने आपको डोमेन बताया, डोमेन का मतलब है जो आप 12th के अंदर जिसको हम क्या कहते हैं, साधारण शब्दों में ऑप्शनल सब्जेक्ट कह देते हैं। जैसे मान लो कॉमर्स का स्टूडेंट है तो अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज लेगा, ये तो 2 कंपलसरी है। तीसरा मान लो वो आपका इकोनॉमिक्स ले सकता है, मैथमेटिक्स ले सकता है, या और कोई सब्जेक्ट वो चाहे तो ले सकता है। तो ये इनको हम डोमेन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, डोमेन। साइंस की हम बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगी। आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है उनको हम डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन में इन्होंने क्या किया, जो 27 डोमेन, अभी 29 हो गए, 27 डोमेन को डीयू ने लिस्ट B1 और B2 में कैटेगराइज कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया, लिस्ट B1 और B2 में बांट दिया। अब लिस्ट B1 B2 क्या है, ये लो जी डीयू ने क्या किया है, लिस्ट B1 और लिस्ट B के अंदर भी उसने क्या किया, लिस्ट B1 और लिस्ट B2 कर दिया, लिस्ट B1 और लिस्ट B2 कर दिया। अब आपको क्या करना है, 3 डोमेन लेने हैं। टोटल कितने, 3 डोमेन लेने हैं। लिस्ट B1 में से मान लो कि आपके कॉम्बिनेशन में क्या रखा है कि 2 लेने हैं, आपको जिसमें डिग्री करनी है तो आपको क्या, लिस्ट B1 में से आपको 2 डोमेन लेने हैं। तो लगभग मोस्टली इसमें आ जाते हैं। जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड से तो अकाउंटेंसी यहाँ पर दिख रहा है आपको, बिजनेस स्टडीज आपको दिख रहा है, ये आपके होने चाहिए। या आप चाहो तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे मतलब कोई भी 2 आपको लिस्ट इसमें से देखने हैं, है ना। यहाँ अगर मान लो साइंस बैकग्राउंड से आप हैं तो केमिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको दूसरा फिजिक्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं यानी आर्ट्स की हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको कॉम्बिनेशन जैसे इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी आपको दिख रहा है, हिस्ट्री आपको दिख रहा है, होम साइंस दिख रहा है आपको, है ना। मैथमेटिक्स जो साइंस वाले हैं उनके लिए दिख रहा है। ह्यूमैनिटीज के लिए 18 यहाँ पर टोटल क्या है। लिस्ट B1 ने डीयू ने क्या किया, जो 27 डोमेन थे उसको डिवाइड कर दिया। एक तो लिस्ट B1 बना दिया, एक लिस्ट B2 बना दिया। 1 से लेकर 18 किस में डाल दिए, लिस्ट B1 में डाल दिए, और लिस्ट B2 में कितना डाल दिया है 9 डाल दिया। टोटल कितने हो गए, 27 हो गए। अभी जो 2 नए ऐड हुए हैं, फैशन वाले डिग्री और एक वो टूरिज्म वाला, वो इसमें ऐड नहीं किया गया है। 24 वाले के अंदर भी ऐड नहीं किया है। तो अगर आपको बोलता है आपके कोर्स में प्रोग्राम में ऐसे बोलता है कि लिस्ट B1 में से 2 सब्जेक्ट है, तो लिस्ट B1 में से 2 आप ले सकते हैं, कोई भी मोस्टली मिल जाता है, जो हम 12th करते हैं उसमें मिल जाता है। और आपको कहता है B2 में से 1 लेना, तो B2 में से 1 लेना। अब आप कहते हो सर B2 में मेरा तो है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि B2 में आपका है ही नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं, B1 वाले ले लीजिए ना, B1 वाले रखिए। B2 में नहीं है तो नहीं है, 2 डोमेन दे दीजिए, एक लैंग्वेज दे दीजिए, एक जनरल टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। तो नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मिल रहा है तो ले लीजिए जो कोर्स के अंदर आपके हैं, जो कोर्स है। अब ये कोर्स कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको संक्षेप में बताया, ऐसे बहुत सारे कोर्स कॉम्बिनेशन है। ये देखो बहुत सारे कोर्स है, ये बहुत सारे कोर्स कॉम्बिनेशन है। ये जैसे मैंने बीकॉम बताया, ये बीकॉम का ये प्रोग्राम का है। इसके अंदर भी ऐसा है, सेक्शन ए में से कोई एक लैंग्वेज लेना है, सेक्शन सेकंड में से एनी 3 कोई भी लेना आपको। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको जरूर देखना। ये देखो लिस्ट B1 में से आपको बताया एनी 2। अगर आप बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हो, बीकॉम प्रोग्राम का मतलब आप ऑनर्स नहीं करें, प्रोग्राम करें, तो आपको लिस्ट B1 में से 2 सब्जेक्ट लेने हैं। तो अकाउंट्स, BST या इकोनॉमिक्स से कोई भी जो आपको, और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम द आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2 और कॉम्बिनेशन, या चाहे तो B1-2 में से देखो एनी 1, ये भी दे रखा आपको। तो ये आपको बहुत जरूरी देखना। अब B1 B2 में जो कंफ्यूजन है ना, वो मैंने आपको दूर कर दिया है। यानी डीयू ने क्या किया, जो 27 डोमेन है उसको बांट दिया है कि एक तो क्या करना है, B1 में से ले सकते हो आप 2 सब्जेक्ट, और एक B2 में से आप ले सकते हो 2 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट 2 यहाँ से होगी, एक उसमें से 3 डोमेन हो गए, एक लैंग्वेज हो गया, एक जनरल टेस्ट हो गया। तो ये केवल डीयू के अंदर ऐसा प्रोसेस है, बाकी में नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटियों में नहीं है। तो ये ध्यान रखना आपको कि लिस्ट B1 क्या है, उसमें से कौन सा सब्जेक्ट ले, लिस्ट B2 क्या है। ये प्रोग्राम और कोर्स जब हम ऑफर करते हैं, चेक करते हैं, तो वहाँ पर ये समस्या आती है। इसका समाधान ये है। तो मैंने आपको सबसे पहले तो बताया कि एडमिशन का प्रोसेस क्या क्या है। यहाँ पर मैंने कहा सबसे पहले आपको CUT का एग्जाम होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका स्कोर कार्ड होता है। फिर आपको CSAS पोर्टल पर क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना होता है। प्रोसेस ये ऐसे चलती है। प्रेफरेंस और प्रोग्राम कैसे आपको सेलेक्ट करना है, मैंने प्रेफरेंस और प्रोग्राम अभी आपको बताए थे, है ना, साइंस कॉमर्स आर्ट्स के बताए थे। बहुत सारे इसमें पूरा मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कैसे डाउनलोड करके देखना है। उसके बाद में ये फीस भी बता दी आपको। 12th में वो सब्जेक्ट होने जरूरी है, डीयू में जो आप डोमेन लेते हैं वो 12th में आपके होने जरूरी है। थोड़ी सी एक झलक मैं आपको दिखा भी देता हूँ बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो कैसे कैसे बन सकता है। एक लैंग्वेज
3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट। आर्ट्स की हम बात करते हैं तो एक लैंग्वेज ले लो, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश या अदर जो भी आपको लगती है। डोमेन में पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, जो भी आपको बेस्ट लगता है। 3 डोमेन कोई भी ले सकते हैं इसमें से, और एक जनरल टेस्ट, एक आप जनरल टेस्ट, ठीक है। अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स के अंदर भी एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जनरल टेस्ट। एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कोई भी अदर ले सकते हैं। डोमेन में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स में से दोनों में से जो भी आपको लेना कॉम्बिनेशन, और एक क्या आपका जनरल टेस्ट हो सकता है। इसी तरह से हम बात करते हैं साइंस की, तो वही एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश या अदर, डोमेन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एक जनरल टेस्ट। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अब ये जो आपको देख रहे हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको B1 लिस्ट में मिल जाते हैं लगभग, और एक आपको B2 में मिल जाता है। B2 में आपका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, 2 डोमेन दे दीजिए, ठीक है। इसी तरह से मैंने आर्ट्स में कॉमर्स में बता दिया, इसी तरह से आपको आर्ट्स में बता दिया। अब बात करते हैं कि सर ये लैंग्वेज कौन कौन सी है। जैसे लैंग्वेज की बात करें तो 13 लैंग्वेज है। 13 लैंग्वेज जरूर नहीं है, मैंने जैसे हिंदी इंग्लिश बताया, आप असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। 13 लैंग्वेज में पेपर भी होता है। इसके अलावा एक लैंग्वेज सेक्शन भी हो रहा था, कोई लैंग्वेज में ही करना चाहता है ना, जैसे JNU स्पेशली लैंग्वेज में जो आपके डिग्री कॉलेज डिग्री करवाता, तो ये स्पेशल लैंग्वेज भी आप इसमें से एज ए डोमेन के रूप में ले सकते हैं। बात करते हैं डोमेन 29 कौन कौन से हैं। तो ये डोमेन सारे के सारे जो DU ने तो लिस्ट B1 और B2 में डिवाइड किया है, ये टोटल ऐसे डोमेन है आपके, ये सारे के सारे ये डोमेन है। ये 2 नए ऐड किए हैं, ये न्यू वाले हैं, ये न्यू है, ये सारे के सारे न्यू है, ठीक है। ये डोमेन है जो डोमेन को 18 और 9 के रूप में DU ने अलग अलग बांट दिए। अब बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस क्या क्या होता है इसके अंदर। तो सिलेबस की बात करते हैं तो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज के अंदर एक तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, इसके अलावा आपका पैसेज जो है, फैक्चुएशंस है, लिटरेरी है, नैरेटिव्स है, आपका एप्टीट्यूड है, वोकेबलरी है। ये सेक्शन सेकंड जो है, सेक्शन सेकंड का मतलब जो डोमेन की बात करते हैं उसके लिए exams.nta.ac.in के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पर सिलेबस, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी का बताया था वैसे सिलेबस आता है, एक नाम ऊपर क्या नाम आता है, सिलेबस आता है। मैं देखता हूँ अगर अभी है तो अभी बता देता हूँ आपको। ये रहा यूनिवर्सिटी के पास में सिलेबस लिखा हुआ, सिलेबस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जितने भी डोमेन आपके सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे, सारे PDF है, PDF आपके डाउनलोड हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है, जनरल टेस्ट का सिलेबस के अंदर आपका क्या है, करंट अफेयर्स आपका है, जनरल नॉलेज है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। ये सिलेबस है आपके लैंग्वेज का सिलेबस हो गया और आपका जनरल टेस्ट का सिलेबस भी हो गया। यहाँ पे जो सेकंड है, जो डोमेन का सिलेबस है, वो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर मिलेगा। डोमेन का जो सिलेबस है वो कहाँ पर मिलेगा वो भी आपको मैंने बता दिया। तो मैंने पूरी कहानी समझा दी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चुनाव करते समय बहुत ध्यान रखना है। डोमेन को उसने क्या लिस्ट B1 B2 में डिवाइड किया, 18 और 9 में किया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताई दिया मैंने आपको, 12th अपीयरिंग या पास होना चाहिए, जब एग्जाम होता है तब तक आपका पास हो ही जाते हैं हम। एडमिशन प्रोसेस बता दिया पूरा का पूरा आपको, और सिलेबस का पूरी कहानी मैंने बता दी। तो उम्मीद करता हूँ DU को अगर आप टारगेट करें तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इस चैनल से जुड़ने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।